गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड ये एक अलग ही स्पीसीज़ है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड किस तरीके से फॉर्म्ड होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन चीज़ों के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, कि हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड किसे कहेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड डबल सॉल्ट, कोऑर्डिनेट कंपाउंड और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। देन टाइप्स ऑफ लिगेंड्स देखेंगे कि मोनोडेंटेन, डाइडेंटेन, ट्राइडेंटेन, टेट्राडेंटेन, ये टाइप्स ऑफ लिगेंड हैं। फिर इसके बाद हम इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे कि किस तरीके से हम इनका नोमेनक्लेचर करेंगे, कि जो पॉजिटिव लिगेंड्स हैं उनका कैसे करेंगे, नेगेटिव लिगेंड्स का कैसे करेंगे और न्यूट्रल लिगेंड का कैसे करेंगे। फिर इसके बाद हम फिर नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड का हम कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे अकॉर्डिंग टू IUPAC। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा ये आएगा आपका आइसोमेरिज्म। यहाँ पे 2 टाइप्स की आइसोमेरिज्म होंगी, एक होगी आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी होगी आपकी स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपकी 4 टाइप की आइसोमेरिज्म आएंगी। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गई, आपकी हाइड्रेट हो गई, ठीक है, और इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स हो गई या आयनिक हो गई। तो ये आपकी 4 आपकी यहाँ पे क्या आती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आती है। स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आप क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन से टाइप के कंपाउंड देते हैं, स्क्वायर, जो जिनका ज्योमेट्री स्क्वायर होती है या जो जिनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है वो बनाते हैं, या स्क्वायर बनाते हैं या ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं। किस तरीके के कॉम्प्लेक्स जो हैं वो स्पेस ज्योमेट्री शो करते हैं, यानी स्पेस ज्योमेट्री का मतलब जो स्पेस जो आइसोमेरिज्म है वो शो करते हैं, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या आपकी क्या आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो किस किस टाइप के कंपाउंड और कैसे इनके स्ट्रक्चर बनेंगे ये हम देखते हैं। इसके बाद हमारी इसमें फिर वार्नर थ्योरी आती है, कि वार्नर थ्योरी, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में जो सबसे पहले स्टडी की थी वो वार्नर ने ही की थी। तो वार्नर ने सबसे पहले थ्योरी दी थी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड किस तरीके से फॉर्म होते हैं, क्या उसमें प्राइमरी वैलेंसीज होती है, क्या उसमें सेकेंडरी वैलेंसीज होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, किस तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कैसे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कैसे उनके अंदर क्या उनके जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से आते हैं, उनकी ज्योमेट्री किस तरीके से बनती है। उसके बाद फिर आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे उनमें स्प्लिटिंग होती है, डी ऑर्बिटल की कैसे स्प्लिटिंग होती है अपर लेवल में, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग वो किस तरीके से कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। और लास्ट में आपका एक चीज़ आएगी कार्बोनिल कंपाउंड या फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इतनी सारी चीज़ें आप इन किसके अंदर पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड को समझने के लिए, कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड है क्या, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें हमारे पास क्या है, फेरस साइनाइड है, ठीक है। क्या हमारे पास फेरस साइनाइड, क्लियर। और हमने इसे क्या किया, पोटेशियम साइनाइड के साथ मिक्स किया। किसमें, सपोज हम एक मान के चलें कि इसको हम चाइना डिश पे क्या करें, इसको फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम इसका इवापोरेट करते हैं, जब हम क्या करते हैं इसका इवापोरेशन करते हैं,
ठीक है, इवापोरेट कर रहे हैं हम इसको, यानी हीट कर रहे हैं, हीट करके। तो यहाँ पे हमें एक क्या मिलता है, एक कंपाउंड मिलता है। क्या मिलता है? K4FeCN6। क्या मिल गया हमें? ये हमें मिल गया कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है इसका? इसको कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, इसका जो आप अभी IUPAC नेम लिखेंगे, जब हम इसमें IUPAC नेमिंग में आएंगे तो इसका नाम कुछ और होगा, लेकिन कॉमन नाम क्या है इसका? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, जो ये आपके पास क्या है, फेरस साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड है। ठीक है, बैलेंस कर लो इसे। इन दोनों को जब आपने इवापोरेट किया तो ये आपको एक क्या मिला? एक कॉम्प्लेक्स मिला। ठीक है, अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को क्या करें? वाटर में डिसॉल्व करें। अब देखो हम इसको, इस कॉम्प्लेक्स को क्या करें? वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। K4FeCN6, इसको हम क्या करें? वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी इसका क्या बना रहे हैं? एक्वा सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक, एक्वा सॉल्यूशन बना रहे हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन लगा लो यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन लिख लो। तो यहाँ पे क्या होता है? देखो, ये जो पोटेशियम है ये अलग हो जाता है, प्लस क्या रह जाता है यहाँ? FeCN6 क्या हो जाएगा? 4 माइनस, क्योंकि 4 यहाँ पे प्लस गए, 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो हमने लिखा है FeCN6, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स आयन। क्या कहते हैं हम इसे? कॉम्प्लेक्स आयन। समझ रहे? ये जो आयन होता है ये क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन। और ये जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है ये क्या होता है? बहुत स्टेबल होता है। यानी कि अगर हम FeCN6 में अगर Fe की क्या देखें, Fe की अगर हम प्रॉपर्टी देखें, या अगर हम कोई टेस्ट करें Fe के लिए या साइनाइड के लिए, कि हमें अगर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर Fe2+ का या Cn- का टेस्ट करना हो, तो ये कॉम्प्लेक्स Fe2+ और Cn- का टेस्ट कभी नहीं देता। इतना कॉम्प्लेक्स होता है, यानी इतना स्टेबल होता है कि ये Fe2+ आयन का टेस्ट नहीं देता, न Cn- का टेस्ट देता है। तो यही रीज़न है कि अगर हमें ये पता करना हो कि इसके अंदर Fe3+ यानी फेरिक आयन है या नहीं है, प्रेजेंस ऑफ फेरिक आयन, तो प्रेजेंस ऑफ फेरिक आयन के लिए हम पोटेशियम साइनाइड टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हमें फेरस का पता करना हो या साइनाइड का पता करना हो, तो हम इसके अंदर टेस्ट नहीं कर सकते इस कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके मतलब ये हुआ कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स क्या है? बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड को डिफाइन करें, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड किसे कहेंगे हम? कोऑर्डिनेट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूलर कंपाउंड के मिक्स के कारण या इंटरमिक्सिंग के कारण फॉर्म्ड होते हैं। क्या? कि जो आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड किससे बनता है? ये बनता है आपका 2 और मोर स्टेबल मॉलिक्यूलर कंपाउंड, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल मॉलिक्यूलर कंपाउंड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूलर कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से जो हमें कंपाउंड मिलता है या जो हमें कॉम्प्लेक्स मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की जो सबसे बड़ी खासियत है वो क्या है? कि ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है, यानी कि अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, चाहे वो सॉलिड सॉल्यूशन हो या चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, चाहे वो एक्वा सॉल्यूशन हो। अगर हम इसका एक्वा सॉल्यूशन बना दें या अगर हम इसका सॉलिड स्टेट में रखें, तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है। तो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ऐसे बनते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड का कॉम्बिनेशन।
क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। और इसमें वो जो मॉलिक्यूल है वो अपनी आइडेंटिटी को क्या नहीं करते, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, रिटेन करते, चाहे ये सॉलिड स्टेट में हो या चाहे इनका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाए, ये अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, प्रॉपर क्या करते, रिटेन करते, रिपीट करते। और ये जो कॉम्प्लेक्स आपका बनता है टू मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से, इस कॉम्प्लेक्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इसके पेरेंटल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी से जस्ट डिफरेंट हो जाती हैं। यानी जिन मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बना है उसकी प्रॉपर्टी और जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आपको मिला उसकी प्रॉपर्टी जस्ट क्या हो जाती है, एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती है। तो हम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स किसे कहेंगे या कोऑर्डिनेट कंपाउंड किसे कहेंगे, वो कंपाउंड जो क्या है, टू और मोर स्टेबल मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनता है और वो सॉलिड या लिक्विड स्टेट में अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करता, यानी रिटेन करता है, और उसकी प्रॉपर्टी अपने पेरेंटल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी से जस्ट डिफरेंट होती है। उसे क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो जैसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या है आपका, ये आपका K4FeCN6, ठीक है। ऐसे हम क्या ले सकते हैं, जैसे CuNH3 4SO4, ठीक है, ये भी क्या आपका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, ठीक। तो ऐसे कई हैं, K4K3FeCN6 भी होता है। तो इस टाइप के कोऑर्डिनेट अभी आते जाएंगे तो हम इनको करते जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है इसमें, ये आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्टली प्रैक्टिकल के टाइम पे एग्जामिनर इस चीज़ को बड़ा पूछता है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, क्या कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है क्या डबल सॉल्ट है। तो अब समझ लो डबल सॉल्ट किसे कहेंगे हम, कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या कहेंगे, डबल सॉल्ट, ठीक है। अब बच्चों देखो, आपने मोर सॉल्ट का नाम सुना होगा। मोर सॉल्ट आपने 11th में मोर सॉल्ट क्या हो सकता है, प्रैक्टिकल भी करे हो, या पोटासैलम, फिटकरी जानते हैं, फिटकरी, फिटकरी को क्या कहा जाता है, पोटासैलम। पोटासैलम ये भी क्या है, डबल सॉल्ट है, ठीक है। तो पोटासैलम का जो फॉर्मूला होता है POTASH, पोटासैलम, पोटास ALUM एलम, पोटासैलम, इसका फॉर्मूला होता है आपका K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है। ये हो गया आपका पोटासैलम। एक होता है मोर सॉल्ट, मोर सॉल्ट, ठीक है। पोटासैलम हो गया आपका K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। और मोर सॉल्ट होता है आपका, मोर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है आपका FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, ये आपका पोटासैलम हो गया। फिटकरी ये हो गया आपका मोर सॉल्ट, ठीक है। अब डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेट का, ये आपका डबल सॉल्ट है। देखो डबल सॉल्ट जनरली हम किसे कहेंगे, डबल सॉल्ट को, डबल सॉल्ट वो होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी क्या कर देता है, डिफ्यूज कर देता है, अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है। यानी अगर हम इन दोनों का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये दोनों के दोनों आयन फॉर्म में आ जाएंगे। यानी ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या आ जाते हैं, आयन फॉर्म में आ जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। है तो ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला है, लेकिन अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं इन दोनों तो एक्वस सॉल्यूशन में ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। जैसे K प्लस में आ जाएगा SO4 2 माइनस, Al3 प्लस SO4 2 माइनस
वाटर क्रिस्टल हो गए। Fe2 प्लस SO4 2 माइनस NH4 प्लस SO4 2 माइनस। तो ये सारे के सारे क्या है, अपने आयन फॉर्म में, यानी अपनी आइडेंटिटी को ये क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कोऑर्डिनेट कंपाउंड और डबल सॉल्ट में। डबल सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है और किस फॉर्म में आ जाता है, आयन फॉर्म में आ जाता है। जबकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड चाहे एक्वस सॉल्यूशन बनाओ आप या चाहे सॉलिड में रखो उसे, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, लेकिन डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाता है। तो यही सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, कि जो डबल सॉल्ट होता है वो जनरली क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 2 इक्विमोलर प्रॉपर्टी। ये जो डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट क्या होता है, किसका मिक्सचर होता है, 2 इक्विमोलर प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट, यानी 2 सॉल्ट की इक्विमोलर प्रॉपर्टी का ये क्या है, मिक्सचर है। K2SO4 और Al2SO4 का मिक्सचर हो गया ये। FeSO4 NH4 ऑल्टवाइज SO4, FeSO4 सॉल्ट है, NH4 ऑल्टवाइज SO4 भी सॉल्ट है, K2SO4 सॉल्ट है, Al2SO4 ऑल्टवाइज ये दोनों सॉल्ट है। तो सॉल्ट का इक्विमोलर मिक्सचर ये क्या है आपका, डबल सॉल्ट। इसका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाए, अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाएगा। लेकिन जो आपका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो प्रॉपर्टी हो सॉल्ट की वो इक्विमोलर ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जबकि डबल सॉल्ट में इक्विमोलर प्रॉपर्टी लेनी ज़रूरी है, इक्विमोलर प्रॉपर्टी का सॉल्ट। लेकिन जो आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि इक्विमोलर प्रॉपर्टी आप लो। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे डबल सॉल्ट का, तो ये अपने आयन में डिसोसिएट हो जाता है, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, अपने आयन फॉर्म में नहीं आता। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। इसका जो नेचर होता है डबल सॉल्ट का, इसका जनरली नेचर आयनिक नेचर होता है। जबकि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट मेटल से लिंक होता है, यानी वहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है डबल सॉल्ट में, और वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, किसमें, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका बनता है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज होती है डबल सॉल्ट की, वो किसके कारण होती है, जो इनमें ये आयन प्रेजेंट है, K2SO4 K+ हो गया, तो आयंस के कारण इनकी प्रॉपर्टी बनती है। और जो आपका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के कारण होती है। तो ये कुछ इसमें बेसिक डिफरेंस है। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो आपका डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन में अपनी प्रॉपर्टी को कंप्लीटली लूज कर देता है, जबकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं करता, ठीक है बच्चों। तो ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो से हम इस चैप्टर को प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। अभी ये केवल थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय।